Good morning, friends. Today we are going to study the summary of the most important chapter in your syllabus. That's the name is The Enemy, written by Paul S. Burke. In this chapter, there is a description of a boy who is so much dedicated for his father, for his motherland, and even for his profession too. He never tries to cheat his own family, his motherland, and his profession too. Now I start the summary. देखिए ये आपका जो चैप्टर है कहाँ से स्टार्ट होता है। सादाओ का एक घर एक सी बीच पर बना हुआ है। सादाओ हमारे इस चैप्टर का मेन हीरो है, लीडिंग हीरो है। उसकी वाइफ का नाम हाना है, 2 बच्चे हैं और देयर आर 2 सर्वेंट्स इन हिज हाउस। 2 नौकर हैं उसके घर में, एक कुक है, एक गार्डनर है। अब क्या होता है कि सादाओ का फादर बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। ये लोग बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनका एक छोटा सा घर समुद्र तट पर था, झोपड़ी जैसा। उसके पापा का मेन कंसर्न था कि मेरा बेटा दुनिया का द बेस्ट डॉक्टर बने। उनके पापा, सादाओ के जो पापा थे, वो कभी भी ना अपने बेटे के साथ खेलते थे, ना उसके साथ कभी मजाक करते थे और 24 आवर्स पैसा कमाने की होड़ में रहते थे, अपने लिए नहीं, सादाओ के लिए, जिससे उस पैसे से वो सादाओ को द बेस्ट डॉक्टर बना सके सर्जरी का, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। वो अक्सर सादाओ को अपने साथ सी शोर की तरफ ले जाते थे, आइलैंड की तरफ ले जाते थे। वो इसलिए ले जाते थे कि जिसकी वजह से वो उनका बेटा ये सीखे कि उनका पापा उसके कैरियर बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, जिससे वो अपने रास्ते से एस्ट्रे ना हो, भटके नहीं और अपनी पढ़ाई को मेहनत से करे। सादाओ को वो अमेरिका भेजते हैं और सादाओ जब वापस आते हैं तो वो एक बहुत ग्रेट सर्जन बन चुके होते हैं। अब हम यहां पर ये फाइंड आउट करते हैं कि देखिए, एक बच्चा जिसका पापा उसको जो बात बता देता था वो उस बात से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता था। अगर सादाओ का पापा उसको बोल देता कि बेटा ये दिन नहीं है रात है, तो सादाओ ये नहीं कहता कि आप क्यों कह रहे हैं, दिन को रात क्यों बता रहे हैं। वो हमेशा ये सोचता कि देयर लाइज सम रीजन बिहाइंड इट, कि इसके पीछे भी कोई बात हो। सादाओ अमेरिका में होते हैं, उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम हाना होता है और जैसे ही हम, जैसे इंग्लिश में देयर इज अ प्रोवर्ब, लव इज ऑलवेज एट फर्स्ट साइट, मोहब्बत हमेशा पहली नजरों में हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही सादाओ के साथ होता है। लेकिन सादाओ के माइंड में अपना फादर होता है कि नहीं, पापा ने कहा है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, लड़की वड़की के चक्कर में नहीं फंसना है। तो वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में माइंड में ये होता है कि नहीं नहीं भैया, मुझको एक अच्छा कैरियर बनाना है। सादाओ एक अच्छा कैरियर बनाते हैं, जापान का द बेस्ट डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद में वो, लेकिन वो उस लड़की के कांटेक्ट में रहता है, हाना के कांटेक्ट में रहता है। फिर वो हाना से बोलता है कि देखिए भाई, मेरे पापा अगर आपको पसंद कर लेते हैं तो मेरी आपके साथ शादी होगी, अदरवाइज मेरी आपके साथ शादी नहीं हो सकती। और ऐसा ही होता है। वो सारी बातें अपने फादर को बताता है, हाना अपनी फैमिली को बताती है और दोनों का जो लव है वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। अब सादाओ एक एस्टेब्लिश जापान का डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वही वाइफ है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसका नाम हाना था। और वो एवरीडे उसका वही रूटीन है, वो अपने ऑफिस जाना, शाम को अपनी फैमिली को देखना। एक दिन की बात होती है कि
सादाओ अपनी घर के बरामदा में खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि देखिए कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है और समुद्र से फॉग उठ रहा था, कोहरा उठ रहा था। अब वो धीरे धीरे मेरे घर को, मतलब सादाओ के घर को कवर अप कर लेगा। वो घर के अंदर जाएगा जहाँ पर उसकी बीवी उसका वेट कर रही है, 2 बच्चे भी हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी खुद की वाइफ कमरे से बाहर आती है और अपने हस्बैंड मतलब सादाओ से चिपक कर खड़ी हो जाती है और अपना ये वाला हेड जो है वो सादाओ के कंधे पर रख लेती है। उसी वक्त वो देखते हैं कि समुद्र से कोई एक शेड निकल के आ रहा है, छाया, फिगर, और वो दोनों हाथों को इन दिस वे किए हुए है, इस तरह से। अब आप समझ सकते हैं वो एक सरेंडर्ड की पोजीशन में था। ही वॉज अ सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर था। तो इस कंडीशन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस एनिमी सोल्जर को कितना टॉर्चर किया गया होगा कि जब वो भाग के आया है, वो बच चुका है एनिमी सोल्जर्स से, फिर भी अपने हाथों को ऐसे किए हुए। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अचानक दोनों लोग देखते हैं कि वो जो पर्सन है जो समुद्र से निकल के आया है वो जमीन पर गिर गया और कोहरे ने उसे कवर अप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो रेंगा घुटनों के बल और फिर एट द लास्ट गिर गया रेत पर, समुद्र की रेत पर, और बेहोश हो गया। ये चीज देखकर सादाओ और हाना दोनों लोग क्या करते हैं, उस इंसान के पास दौड़ते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि कोई फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा, लेकिन फिशरमैन की जो कॉलोनी थी, जो बस्ती थी, वहाँ से बहुत दूर था और जिस साइड पर ये लोग रहते थे वहाँ पर बहुत ही शार्प एंड स्टोन्स थे, नुकीले पत्थर हुआ करते थे जो किसी की भी बॉडी को क्या कर सकते थे, चीर सकते थे, फाड़ सकते थे। वो दोनों लोग उस पर्सन को टर्न अप करते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक वाइट मैन है, ये एक अंग्रेज है। उनके दिमाग में आता है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर होगा, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज सिर्फ अमेरिका में ही नहीं रहते हैं, वेरियस कंट्रीज में रहते हैं। तो कहते हैं कि पहले इसका आइडेंटिटी प्रूफ देखो कि ऐसा ना हो कि हम इसे अमेरिकन समझ रहे हो, ये कोई हमारे फ्रेंड कंट्री का पर्सन हो और ये मर जाए। और जब वो देखते हैं तो उसकी कैप पर यूएस नेवी लिखा होता है, इसका मतलब वो यूनाइटेड स्टेट के वॉरशिप का सोल्जर था। वो भागा हुआ था, जापानीज की आर्मी से बचकर भागा था, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था और अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो सोल्जर था वो सादाओ का ही सिर्फ दुश्मन नहीं था, पूरे जापान का दुश्मन था। अब क्योंकि वो घायल था, उसे बुलेट लगी हुई थी यहाँ पर, उसका बहुत ही बड़ा घाव था और उसका ब्लड जो था वो रेत पर फैल रहा था। सादाओ और हाना ने डिसाइड करा कि हम इसको उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन दोनों के अंदर ये ख्याल आता है कि ये बेचारा फिर से मर जाएगा और वो उसको समुद्र में नहीं फेंक पाते और घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर हाना इस इंसिडेंट को यूमी को बताती है, जो उसकी मेड सर्वेंट है, जो उनके बच्चों को भी क्या करती है, टेक केयर करती है। दोनों जो नौकर हैं, एक जो कुक है और दूसरा गार्डनर है, वो इन दोनों लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपको इसे बचाना नहीं चाहिए, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन सादाओ बोलता है कि भाई सबसे पहले मैं डॉक्टर हूँ और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरी पहली ड्यूटी है कि एक पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल बचाया जाए। हाना यूमी से कहती है कि हॉट वाटर लाइएगा, इसकी बॉडी को साफ कीजिएगा, लेकिन यूमी जो है वो बिल्कुल मना कर देती है। हाना खुद उस एनिमी की बॉडी को क्लीन करती है, उसके अपर पार्ट के क्लॉथ्स को निकालती है और जब सादाओ आता है ऑपरेशन बैग के साथ तो उसका ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उसका बॉडी जो है वो स्टिफ करने लगता है, हिलने लगता है। सादाओ अपनी वाइफ से बोलता है कि थोड़ा सा इसको जो क्लोरोफॉर्म है वो इसकी नाक पर रख देना, जिससे और ये डीप स्लीप में चला जाएगा। लेकिन तभी उसके घाव को देखकर, बाउंड को देखकर हाना को
वॉमिटिंग आने लगती है और वो घर के बाहर भागती है। और जब सादाव इस कंडीशन को देखता है कि मेरी वाइफ जो है तकलीफ में है, तो अपना जो ब्लेड है वो तेजी से चलाना शुरू कर देता है और एट द लास्ट उसकी बुलेट को निकाल कर बाहर कर देता है। उस बेहोशी में भी वो एनिमी ये बोलता है आपने मेरी आंतें निकाल ली, आपने मेरी आंतें निकाल ली, और एट द लास्ट वो नींद में चला जाता है, सो जाता है। लगभग 2 से 3 दिन बाद वो एनिमी जागता है और वो फाइंड आउट करता है कि वो एक जापानीज के घर में है। हाना उसको अपने हाथों से दलिया और ये लिक्विड वगैरह देती है। वो अपना नाम बताने की कोशिश करता है, अपने बारे में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हाना इन चीज़ों को मना कर देती है कि आप साइलेंट रहें, आप बिल्कुल ना बोलें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। उनके जो नौकर हैं वो घर का काम छोड़कर चले जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर आप एक एनिमी की मदद करोगे, एक ऐसा देश जिसने हमारे देश को काफ़ी हद तक बर्बाद करके रख दिया, हम आपके घर में काम नहीं करेंगे, और वो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 7वें दिन की बात है, 7th डे, एंड ऑन द 7th डे 2 things happened। 2 चीजें हुई थी, याद रखिएगा इस चीज को, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 7वें दिन पहली चीज ये हुई थी कि उसके नौकर जो थे वो घर को छोड़कर चले गए। दूसरी चीज ये हुई थी कि जनरल तकीमा जो जापान का जनरल था, उसने एक सोल्जर को भेजा था, जिसको देखकर हाना बहुत डर जाती है। वो ये समझती है कि नौकरों ने हमारे घर पर एक एनिमी सोल्जर है ये बात फैला दी, जिसकी वजह से सादाव को वो सोल्जर अरेस्ट करने आया, लेकिन ऐसा नहीं था। जनरल तकीमा जो जापान का जनरल था बहुत ज़्यादा बीमार था, उसकी पित्त की थैली में प्रॉब्लम थी, उसके 2 ऑपरेशन हो चुके थे, और वो बहुत ही सीक्रेटली सादाव को बुलाता था, जिससे लोगों को पता न लग जाए कि हमारे देश का जनरल बहुत ज़्यादा बीमार है। जब सादाव जनरल के पास जा रहा होता है तो हाना कहती है कि जो चीज़ हमारे नौकर देख रहे हैं, क्योंकि हम पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, हमारी सारी फैसिलिटीज़ बंद की जा सकती हैं, हमारे बच्चों को लोग देशद्रोही मम्मी और पापा का बेटा बोलेंगे और या बेटी बोलेंगे, तो जो चीज़ हमारे नौकरों को दिख रही है वो चीज़ आपको क्यों नहीं दिख रही है? आप इस एनिमी से छुटकारा पाइए। अब आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो डेडिकेशन टू हिज ओन फादर, देखिए मैंने आपको बताया कि सादाव कितना डेडिकेटेड था अपने फादर की बातों के लिए, सादाव कितना डेडिकेटेड था अपने प्रोफेशन के लिए, कि उसने अपने प्रोफेशन के लिए एक दुश्मन की जान बचाई, उसकी बुलेट निकाली, उसकी सेवा की। अब आता है कि सादाव का डेडिकेशन अपने देश के लिए, क्योंकि वो दुश्मन था, वो किसी भी तरीके से सादाव के लिए नुकसानदायक हो सकता था, सादाव के देश के लिए नुकसानदायक हो सकता था। अब वो जनरल तकीमा के पास जाता है और सारी इंसिडेंट जनरल तकीमा को बता देता है कि मेरे घर पर एक एनिमी सोल्जर आया, मैंने ऑपरेशन किया, वो मेरे घर पर है। जनरल तकीमा ये सुनकर बहुत नाराज होता है, वो बहुत क्रूअल था, वो अपनी बीवी तक को बहुत ही पिटाई लगाता था, पूरी तरीके से इल ट्रीट करता था। जनरल तकीमा ने यह सुनकर बोला कि जो काम तुमने किया है उसके लिए मुझे तुमको फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन मैं खुद बीमार हूं और मुझे तुम्हारी हर वक्त जरूरत पड़ती रहती है। अब अगर मैंने तुम्हें फांसी दे दी और कल को मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो तुम तो मर चुके होगे, मैं वैसे मर जाऊंगा। इससे ये होता है कि मैं तुमको फांसी तो दे नहीं सकता भाई। अब ये सोचो कि इस दुश्मन से कैसे छुटकारा पाया जाए। सादाव ने कहा देखिए मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, एज अ डॉक्टर मैंने उसे बचा दिया, और एज अ ट्रू पेट्रियट, ट्रू कंट्रीमैन, मैंने आपको सारी इंसिडेंट बता दी कि मेरे घर में दुश्मन है, अमेरिकन है। जनरल तकीमा बोलता है पब्लिकली हम इसको अरेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि ये पूरे देश में बात फैल जाएगी, तुम भी देशद्रोही घोषित होगे और मैं भी देशद्रोही घोषित होऊंगा।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पर्सनली और सीक्रेटली मरवा देंगे। तकीमा बोला मेरे पास कुछ बहुत ही प्रोफेशनल किलर्स हैं, असासिन्स हैं, मैं तुम्हारे घर पर भेज दूंगा और वो तुम उस सोल्जर को मारकर चले आएंगे। अगर आप चाहो तो हम उसकी बॉडी भी उठवा देंगे। सादाव ने कहा बिल्कुल सही है, आप उसे मरवा के उसकी बॉडी भी उठवा देना, क्योंकि मेरी जो वाइफ हाना है वो बहुत ही डरपोक टाइप की है। और तकीमा बोलता है कि आप अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां वहां तक खुले रखना जहां तक वो उस एनिमी का कमरा है। सादाव बोलता है वो तो वैसे भी खुले रहते हैं। और फिर दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन रातों में सादाव को नींद नहीं आती। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, ऐसे ही उसको ऐसा लगता है, हर रात उसको ऐसा लगता है कि असासिन्स आए, वो एनिमी को मार रहे हैं, कोई भारी चीज कोई खींच रहा है, और वो रातों में सो नहीं पा रहा था। और एक रात तो हद हो गई, एकदम बिजली कड़कने की आवाज आई, कुछ चटकने की आवाज आई, उनका बच्चा रोने लगा। तो हाना ने बोला कि मैं बाहर देखकर आती हूँ। सादाव ने अपनी वाइफ को कस के ऐसे पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं यहाँ बाहर मत जाना, क्योंकि सादाव जानता था कि अगर बाहर असासिन्स हुए, अगर वो उसकी डेड बॉडी को ले जा रहे हैं तो वो हाना को मार डालेंगे। तो सादाव बुरी तरीके से ऐसे कांप रहा था। उसकी कंडीशन को देख के हाना ने कुछ नहीं कहा और दोनों लोग सो गए। अगले दिन सादाव समझ चुका था कि अब इस एनिमी सोल्जर को मुझे अपने घर में रखना बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ है। वो सुबह ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस नहीं जाता। लोगों को लगता है, उसकी वाइफ को लगता है कि मेरा हस्बैंड आज ऑफिस गया है, लेकिन वो पूरे दिन रजाइयाँ, गद्दे, खाने की चीज़ें, फ्रेश वाटर, एक मजबूत नाव, ये सब मैनेज करता रहता है। और रात होते होते उस नाव में सारा सामान रख देता है, उस नाव को समुद्र के किनारे एक खूंटे से बांध देता है, और ये सारा काम बिना रोशनी के करता है, क्योंकि अगर रोशनी से करता तो वो दूर से आइडेंटिफाइड हो जाता। वो एनिमी सोल्जर के रूम में जाता है और उससे बोलता है कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोई हाइडिंग प्लेस नहीं है, आप तो खतरे में हो गई, हमारी जिंदगियां और खतरे में पड़ जाएंगी। एनिमी सोल्जर उसको थैंक्स बोलता है। सादाव उसको नाव में बैठाता है और अपनी टॉर्च भी दे देता है। वो उसको बोलता है कि जब आप वहां पर हो तो शाम के वक्त, जब सन भी हो, अंधेरे में नहीं, मेरी फ्लैश लाइट वहां से इसे 2 टाइम्स करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वहां पर हो। और वहां से कोरियन शिप गुजरते हैं, समुद्र गहरा है, और आप कोरिया के, क्योंकि झंडे लगे होते हैं ना शिप पे, तो कोरिया के शिप पर बैठकर चले जाना, क्योंकि कोरिया आपका फ्रेंड कंट्री है। और इस तरह से सादाव उसे अपने कपड़े भी दे देता है, उसके जो व्हाइट कलर का हेड है उसको कवर अप कर देता है। और वो एनिमी सोल्जर नाव को ऐसे चलाते हुए सामने जो आइसलैंड था वहां पर चला जाता है, वहां से फ्लैश मारता है। सादाव समझ जाता है कि एनिमी सोल्जर उस आइसलैंड पर सेफ एंड साउंड पहुंच गया है। और उस रात सादाव बहुत गहरी नींद में सोता है। अगले दिन सादाव जनरल तकीमा के पास जाता है और बोलता है कि एनिमी भाग गया। देखिए, एनिमी भाग गया इनका एक कोड वर्ड था, क्योंकि जनरल तकीमा ने ये कहा था कि जब असासिन्स उसकी बॉडी को मारकर ले जाएं तो आपकी वाइफ जरूर पूछेगी वो एनिमी कहाँ गया, तो आप ये बोल देना भाग गया। तो एनिमी भागने का मतलब है कि काम हो गया, असासिन्स ने उसे मारा, उसकी डेड बॉडी को ले गए। अब भगाया किसने था? ऑब्वियसली सादाव ने भगाया था। तो वो ही बात बनता है सादाव बस सिर्फ तकीमा के सामने, कहता है सर एनिमी भाग गया। वो अचानक ऐसे अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है क्या बात कर रहे हो? मैं पिछले 1 सप्ताह से तो अपनी
इस बिस्तर से नहीं उठा हूं। मैं अपने बारे में सोच रहा था, मैं इतना बीमार था यार, मैं तो भूल गया असासिन्स को भेजना। इसका मतलब एनिमी सचमुच भाग गया। तो सादाओं ने कहा यार अब क्या करें भाई। तो जनरल तकीमा कहता है अब आप ऐसा करें, अपने दिमाग से सारी घटनाओं को वॉश आउट कर दो, भूल जाओ कि कभी भी कोई एनिमी आपके दरवाजे पर गिरा, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, आपने उसके बारे में मुझे बताया, मैंने आपसे वादा किया उसको मरवाने का, लेकिन वो सचमुच में भाग गया। क्योंकि अगर ये बात मीडिया में आ गई तो तुम भी देशद्रोही हो साबित होगे और मैं भी होऊंगा। तो इस बात को किसी से कहने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड से निकाल दो कि ऐसी कोई घटना हुई थी। सादाओं ने कहा सर मैं आपका वफादार हूं, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जनरल तकीमा ने कहा गुड, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बंदे हैं, लॉयल हैं, मेरे वफादार हैं, मैं आपको इनाम दिलाऊंगा। अब सादाओ समझ चुका था कि जनरल तकीमा उसकी मुट्ठी में है, जनरल तकीमा से उसको कोई खतरा नहीं है, और इस तरह से सादाओ अपने घर वापस चला जाता है। रात में फिर से वो उसी जगह पर खड़ा होता है जहां से उसने पिछले दिनों एनिमी को भगाया था। वो देखता है सामने की ओर कि उधर से कोई भी फ्लैश लाइट नहीं आती है। वो समझ चुका है कि वो एनिमी सोल्जर जो अमेरिकन था वो कोरिया के शिप पर बैठकर चला गया। फिर वो सोचता है कि अरे यार वो बंदा तो मेरा दुश्मन था, मेरे देश का दुश्मन था, मेरा दुश्मन था, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया, मुझे तो उसे मार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा सादाव नहीं कर पाया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के 2 कंट्रीज थे, उनके ऊपर एटम बम गिराए थे, जहां 1-1 लाख की जो आबादी थी वो इवापोरेट हो गई थी, भाप बन के उड़ गई थी। तो सारे जापानीज अमेरिकन को अपना दुश्मन मानते थे। अमेरिकन ये मानते थे कि जापानीज जो लोग होते हैं अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ट्रू आर्यन समझते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है। तो जब सादाओ अमेरिका गया डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए तो किसी अमेरिकन ने उसे कमरा नहीं दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसका घर ज्यादा अच्छा नहीं था, दिल की बहुत अच्छी थी, उसने उसे कमरा दिया, बोले कि भैया टूटा फूटा घर है, आप चाहो तो इसमें रह सकते हो। तो सादाओ को क्या करना था, सादाओ को तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, तो वो उस अमेरिकन लेडी ने उसे कमरा दिया। एक बार सादाओ बहुत बीमार पड़ गया तो उस अमेरिकन लेडी ने उसकी बहुत सेवा की। जब सादाओ एक अच्छा डॉक्टर बन गया तो उसने उस एहसान को चुकाने की कोशिश की, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई एहसान करे, कोई हमारी सेवा करे तो उसका कोई रिपेमेंट नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि सारे अमेरिकन जापानीज को दुष्ट मानते थे, बुरा कहते थे, लेकिन देखिए कुछ अमेरिकन ऐसे भी थे जो ऐसा नहीं सोचते थे। दूसरा, उनके बॉटनी का प्रोफेसर जो बहुत काइंड हार्टेड था, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था कि कौन जापानीज है, कौन अमेरिकन है, कौन इंडियन है। उसकी वाइफ वो सारे स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छे से खाना खिलाते थे, वो अच्छे से पढ़ाता था, और वो अपने लेक्चर में हर बार ये कहता था कि देखो भाई, अपने स्टूडेंट से बोलता था वो डॉक्टर कि हमने ये जो ब्लेड आपको दिया है वो किसी की जान खत्म करने के लिए नहीं दिया है, ये जो नस्तर है वो जान बचाने के लिए दिया है, आप उस ब्लेड का यूज करिएगा लोगों की जान बचाने के लिए। और फिर सादाव सोचता है शायद यही वजह रही कि उन अमेरिकन्स ने मेरे साथ ह्यूमैनिटी दिखाई, मानवता दिखाई, और इसी के बदले हो सकता है कि जो मानवता थी मेरे अंदर, ह्यूमैनिटी थी, उसकी वजह से मैं उस एनिमी सोल्जर को मार नहीं पाया। एट द लास्ट आई वुड से द राइटर पाला एस वर्क हैड डिस्क्राइब कि जो मानवता होती है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति,
किसी भी कंट्री के प्यूपिल, इन सारी चीजों से बढ़कर होती है। जो मानवता है वो पेट्रोटिज्म से भी ऊपर है, वो प्रोफेशन से भी ऊपर है, वो हर चीज से बढ़कर है। थैंक यू वेरी मच।